Hello students, today I will discuss mathematical basics for Lossless compression. In this video lecture I will discuss introduction to information theory, models and coding. So let's start. Under information theory, first let's see what is self-information. Okay. Now for a particular event A, जब कोई इवेंट ए अकर होता है तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन अटैच होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंफॉर्मेशन. ओके. नाउ जो इवेंट ए है उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से उसकी सेल्फ इंफॉर्मेशन डिसाइड होती है. और सैनन ने ये फार्मूला दिया था कि अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो उससे रिलेटेड जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो suppose we have an event A which is a set of outcomes of some random experiment. If PA is the probability that the event A will occur, then the self-information associated with A is given by I stand for self-information attached with event A is equal to log to the base B 1 upon PA. That becomes minus log to the base B PA. ओके. तो सैनन ने जो फार्मूला दिया है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 1 अपॉन पी ए. मीन्स कि अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो 1 अपॉन पी ए कम होगा, यानी कि सेल्फ इंफॉर्मेशन जो अटैच है विद द इवेंट ए विल बी लेस. और अगर ये प्रोबेबिलिटी कम होगी तो 1 अपॉन पी ए विल बी हाइयर. इट मीन्स द सेल्फ इंफॉर्मेशन विल बी हाइयर. तो इस इक्वेशन से जो हम डिराइव कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसके साथ जो सेल्फ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होती है वो लेस होती है. और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम है तो उसके साथ जो सेल्फ इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है. तो सेल्फ इंफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो सेल्फ इंफॉर्मेशन कम होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी तो सेल्फ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी. तो सैनन ने ये फार्मूला दिया था कि हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैसे किसी इवेंट से अटैच सेल्फ इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, कुछ स्टेटमेंट्स हैं. सपोज टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम जानते हैं कि सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. ओके. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% आएगी. प्रोबेबिलिटी 100% मतलब है P इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है. 0 मीन्स 0 प्रोबेबिलिटी, 1 मीन्स 100% कि वो इवेंट अकर होगा. तो टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट, द प्रोबेबिलिटी इज 1. इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो नो इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड. मतलब हमें इस स्टेटमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही कम इन्फॉर्मेशन होगी. अगर प्रोबेबिलिटी 100% है तो इन्फॉर्मेशन 0 होगी. ओके. अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. टुमारो इट विल रेन इन कानपुर. और सपोज करिए कि प्रोबेबिलिटी है 158 अपॉन 365. 365 डेज हैं. ठीक है. 158 वो डेज हैं जिसमें कानपुर में रेन हुआ था और प्रोबेबिलिटी निकालें तो 0.43 आता है. तो यानी कि टुमारो इट विल रेन इन कानपुर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.43 है, यानी लगभग 50% है. तो आप गेस कर सकते हैं कि इट विल रेन और नॉट. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? मॉडरेट है कि बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. दिस इज द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट. और टुमारो इट विल रेन इन आगरा और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.1 है, यानी 0.1 है, एक तरीके से ये नेग्लिजिबल है. तो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर ये रेन होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी लेस है, अगर ये हो रहा है तो उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके. तो जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी इन्फॉर्मेशन कम हमें मिलेगी. जितनी प्रोबेबिलिटी कम होगी उस इवेंट के साथ उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. ओके. टुमारो अजय विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन द सेंटेंस लिमिट थ्योरम. यानी टुमारो अजय विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन द सेंटेंस लिमिट थ्योरम. इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 है,
ठीक है ना। तो दिस बिट वुड बी ए मेजर स्टोरी, मतलब 0 है तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, क्योंकि इस इवेंट के होने की प्रॉपर्टी क्या है, 0 है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और ठीक है ना, इट मीन्स इट हैज़ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। दिस इज द स्टेटमेंट कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम द फार्मूला गिवन बाय शैनन, कि जो इंफॉर्मेशन है अटैच विद द इवेंट ए, वो जो होती है रेसिप्रोकल होती है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट इज टाइड विद प्रोबेबिलिटी। यानी कि शैनन ने जो किसी इवेंट एक से एसोसिएटेड सन इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया है, प्रोबेबिलिटी से अटैच किया है, कि हम किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी से डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मच सन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। ओके, दैट्स सम अदर, उसी चीज़ को आगे करते हुए सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इन दोनों ए और बी से कंबाइंड सन इंफॉर्मेशन कितनी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर फार्मूला हम पुट करें, जहाँ ए था वहाँ हमने ए बी कर दिया, जहाँ पी ए था पी ए बी कर दिया। क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बिंदु क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस चीज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो दिस बिकम्स log टू द बेस बी अपॉन बी 1 अपॉन पी ए और पी बी, और दिस बिकम्स log टू द बेस बी 1 अपॉन पी ए प्लस log टू द बेस बी 1 अपॉन पी बी, एंड दिस इज योर इंफॉर्मेशन विद इवेंट ए एंड दिस इज सम इंफॉर्मेशन विद इवेंट बी। तो आ जाएगा सम आई ए प्लस आई बी। यानी कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, और हमें ये पता करना कि इन दोनों इवेंट्स के से कंबाइंड इंफॉर्मेशन हमें कितनी मिलेगी, दैट इज द सम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस सम ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बी हो जाएगा, यानी सम होगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो लॉग जो बेस बी है, इसको अगर हम 2 पुट कर दें तो रिजल्ट जो आएगा वो बिट्स में आएगा। द यूनिट इज नाउ बिकम बिट्स। बेस 2 का मतलब है 0 और 1, बेस 10 का मतलब है डेसिमल। ओके, तो अगर बेस 2 रख रहे हैं तो ये जो सन इंफॉर्मेशन है वो किस में मिलेगी, बिट्स में मिलेगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू शैनन थियरी, अगर आपको सच इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है फॉर एनी इवेंट ए, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स प्रोबेबिलिटी, और उसके प्रोबेबिलिटी से हम ये सेल्फ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिट्स। ठीक है, इस बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है फॉर इनकोडिंग ऑफ मैसेज। ओके, ताकि उसको हम कंप्रेस कर सकें। तो दिस इज व्हाट शैनन हैज़ गिवन अस। नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल कि एक कॉइन जिसको हमें फ्लिप करना है, तो वी नो दैट आइदर हेड और टेन विल बी द आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद हेड एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड कम्स आउट टू बी 1 बिट, अगर हम जो प्रीवियस फार्मूला है उसको यूज़ करें। ठीक है ना, दिस फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो वी गेट व्हाट, 1। ठीक है, तो एक बिट में हम इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि हेड और टेन आएगा। तो अगर हेड को हम 1 से रिप्रेजेंट करें और टेन को 0 से रिप्रेजेंट करें, तो एक बिट से ही हम शो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद हेड और टेन इवेंट। ओके, नाउ इफ द कॉइन इज नॉट फेयर, ओके, यहाँ क्या है, कॉइन फेयर का मतलब है कि हेड और टेन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, देन वी वुड एक्सपेक्ट द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच इवेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम, सपोज करिए कि 8 टाइम्स कॉइन को फ्लिप किया गया, टॉस किया गया, और एक बार हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेन हो जाएगी 7/8। ओके, तो सेंस इंफॉर्मेशन के फार्मूला को यूज़ करें तो सेंस इंफॉर्मेशन विद हेड इवेंट इट कम्स आउट टू बी 3 बिट्स एंड टेन इवेंट कम्स आउट टू बी 0.193 बिट्स। यानी कि इस पूरे सीक्वेंस को जो अगर हमें इनकोड करना हो, तो जो 10 आया है उसके लिए हमें मैक्सिमम 1 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हेड आया है उसके लिए हम 3 बिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द सेंस इंफॉर्मेशन,
कि कि कितने बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं इनकोडिंग के लिए। ये डिपेंड करता है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि उससे हम कैलकुलेट करते हैं सेंस इन्फॉर्मेशन, और सेंस इन्फॉर्मेशन से हमें मालूम पड़ जाती है कि कितने बिट्स चाहिए उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, नाउ एंट्रोपी। ठीक है, तो शैनन थ्योरी ने हमें क्या दिया है, हम शैनन थ्योरी को यूज़ करके क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली एंट्रोपी। कि एंट्रोपी क्या है किसी इवेंट से जो एसोसिएटेड है। तो एंट्रोपी क्या होती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बाइनरी सिंबल्स नीडेड टू कोड द आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो जो इवेंट का आउटपुट है, ओके, उस आउटपुट को अगर हमें कोड करना है, कंप्रेस करने के लिए, तो हमें कितने बाइनरी सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि 10 इवेंट को अगर हमें कोड करना है तो हमें कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हेड इवेंट को अगर आपको कोड करना है तो आपको 3 बिट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये शैनन थ्योरी कहती है। ठीक है, और इसी जितने भी इवेंट्स टोटल हो रहे हैं उन सब इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन निकाल के उनका अगर एवरेज कर दें हम, तो हमें वो कहलाता है एंट्रोपी। ठीक है, इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए विच आर द सेट्स ऑफ आउटकम्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे इवेंट्स का हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल समेशन करके हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं PAI, इट इज प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद इवेंट AI एंड सेल्फ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इवेंट AI। तो अगर n इवेंट्स हैं और 1 से n तक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाई IA1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 IA2 प्लस हम जाएंगे कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN मल्टीप्लाइड बाई IAN, और इस सबका समेशन जो होगा वो H होगा, दैट इज योर एंट्रोपी। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बिना लॉग के भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी पता है और इन्फॉर्मेशन दोनों पता है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितने इवेंट्स हैं सबके ये करके सबका एडिशन करेंगे तो वी गेट H, दैट इज द एंट्रोपी। तो वी गेट एवरेज नंबर ऑफ बाइनरी सिंबल्स नीडेड टू कोड द आउटपुट ऑफ सोर्स। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑन एन एवरेज हर एक इवेंट या इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ये कम होगा उतना ही कंप्रेशन ज़्यादा अचीव होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही कंप्रेशन आप कम अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है यू कैन अप्लाई ओनली इन लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में हम इन टॉपिक कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वी आर ऑल लर्निंग फॉर लॉसलेस कंप्रेशन, ओके, नॉट फॉर लॉसी कंप्रेशन। ठीक है ना, तो शैनन ने क्या शो किया कि टू इनकोड द आउटपुट ऑफ ए सोर्स विद एन एवरेज नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, कि अगर आपको कंप्रेशन अचीव करना है तो हर एक सिंबल के लिए कितने मिनिमम बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ये बताया गया, उतने को आप यूज़ करेंगे, और वो जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़ रही है वो मिनिमम नंबर बिट्स है क्या, एक्चुअल में एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी आपको ये बताता है कि किसी सिंबल को अगर आपको कोड करना है तो कितने बिट्स में ये काम हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस है। ठीक है, 16 डिजिट्स हैं इस सीक्वेंस में, और हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। P1, P6, P7 एंड P10 की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, क्योंकि ये चारों नंबर्स इस सीक्वेंस में सिर्फ एक बार ही अपीयर हो रहा है। उसके बाद P2, P3, P4, P5 एंड P8, P9 की प्रोबेबिलिटी है 2/16। ये सारे नंबर्स इस सीक्वेंस में दो बार आ रहे हैं, और इसकी हमने एंट्रोपी निकाल दी यूजिंग दिस फार्मूला, इट कम्स आउट टू बी 3.25 बिट्स। यानी ऑन एन एवरेज हर एक सिंबल को हमें अगर इनकोड करना है फॉर कंप्रेशन तो हमें 3.25 बिट्स यूज करने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे, ये 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3.25, तो जो वैल्यू आएगी इतने बिट्स में इस पूरे सीक्वेंस को आप इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू मॉडल्स। तो बेसिकली
कि अगर हमें कोई डेटा है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग सम मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके, अगर मैथमेटिकल मॉडल नहीं होगा तो आप उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स: फिजिकल मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, मार्कोव मॉडल्स एंड कंपोजिट सोर्स मॉडल। तो लेट्स सी वन बाय वन फिजिकल मॉडल्स। तो फिजिकल मॉडल यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, थियरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशंस, knowledge about the physics of speech production can be used to construct a mathematical model for the sampled speech process। तो अगर कोई स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशन है और आपको स्पीच को कंप्रेस करना है, ठीक है ना, और उसको कंप्रेस करने के लिए आपको एक मॉडल बनाना है जो मैथमेटिकल मॉडल हो, तो यू कैन यूज द नॉलेज ऑफ फिजिक्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, कि आपको स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके पीछे जो फिजिक्स है, अगर उसकी आपको नॉलेज है तो उस नॉलेज को यूज़ करके आप मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं फॉर स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशन, जहाँ पे आप स्पीच को कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना। मगर इस मॉडल के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप हर जगह फिजिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज द स्टैटिक्स ऑफ द डेटा। ओके, तो जहाँ पे आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ तो आप करेंगे, दैट बिकम्स फिजिकल मॉडल। पर जहाँ पे आपको स्टैटिक्स ऑफ डेटा यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकल मॉडल विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, अगर आप स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स में हम स्टैट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द, हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि हर एक लेटर जो जनरेट हो रहा है बाय द सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर लेटर एंड ईच अकर्स विद द सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जितने भी लेटर्स या सिम्बल्स जनरेट हो रहे हैं बाय सोर्स, वो सब इंडिपेंडेंट हैं और सब के जनरेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, सेम प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के हम मॉडल कहते हैं इग्नोरस मॉडल, कि हम इसमें, ठीक है, ये मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है अबाउट द सोर्स। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल द लेटर्स आर अकरिंग विद द सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट अगर हम ये जो सेम प्रोबेबिलिटी के जो रेस्ट्रिक्शन है इसको हम हटा दें, कि जो लेटर्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मगर लेटर्स इंडिपेंडेंस हैं, मेंटेन है, और सिम्बल्स और लेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वी आर रिमूविंग द इक्वल प्रोबेबिलिटी अजम्पशन। और हर एक सिम्बल के लिए हम एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं, कि A1 सिम्बल के लिए PA1 है, A2 सिम्बल के लिए PA2 है, ठीक है। तो हर एक सिम्बल के लिए अगर हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम इस प्रोबेबिलिटी को जो कैलकुलेट किया है इसको यूज करें फॉर कंप्यूटिंग द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट कोड टू रिप्रेजेंट लेटर्स इन ए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सेम प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इन रियलिटी, जो लेटर्स जनरेट होते हैं बाय द सोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो जो एस है, चाहे ए है, चाहे आर है, इनका जनरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाई, एक्स या जेड के, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी एस की, चाहे ए की, चाहे आर की, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और एक्स वाई जेड की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके लिए कम बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रेजेंट करने के लिए, कोडिंग के लिए। जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसके लिए हमें ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार हमें प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ गई तो इस प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, सेंध इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और सेंध इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल लेंगे, एंट्रोपी, और हमें इस एंट्रोपी से मालूम पड़ जाएगा कि कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी हर एक सिंबल को इनकोड करने के लिए। तो जहाँ पे हमें स्टैटिक्स ऑफ द डेटा यूज करना पड़ता है तो वी जनरली यूज प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। मगर इस प्रोबेबिलिटी मॉडल्स में एक दिक्कत क्या है कि जो डेटा हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, देयर इज नो डिपेंडेंसी एमंग डेटा। अब जहाँ पे डेटा के बीच में डिपेंडेंसी आ जाएगी, ओके,
वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी मॉडल्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मार्कोव मॉडल्स। ठीक है, तो मार्कोव मॉडल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिपेंडेंस इन द डेटा। तो अगर डेटा है उसके डिपेंडेंस को यूज करना है टू जनरेट द कोड, देन वी हैव टू यूज मार्कोव मॉडल्स। और मार्कोव मॉडल में जो प्रोसेस यूज़ करते हैं जनरली वो यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इफ एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक आपके पास ऑब्जर्वेशंस है इवेंट्स के, एन ऑब्जर्वेशंस है, एंड दिस सीक्वेंस इज सेट टू फॉलो kth ऑर्डर मार्कोव मॉडल। और हम कह रहे हैं kth ऑर्डर मार्कोव मॉडल को डिफाइन करना है, तो वो कैसा होगा, इफ पी एक्स एन, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस और kth ऑर्डर है, तो इस एक्स एन एथ सिम्बल के पहले जो के सिम्बल्स थे, आप देख सकते हैं इनकी नंबरिंग कितनी है, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू से लेकर एक्स एन माइनस के, डेट इज kth ऑर्डर है, तो ये जो सिम्बल्स होंगे के होंगे। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू पी एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस के से जितने भी सिम्बल्स हैं सबकी बात हो रही है यहाँ पे। ये सीक्वेंस है और उस जो सिम्बल है उस सिम्बल के पहले के पीछे के एंड पास्ट के सिम्बल्स की बात हो रही है, तब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिम्बल कंसिडरिंग द प्रीवियस kth सिम्बल्स। ठीक है ना, तो अगर के अगर और ये इक्वल होता है कि अब तक उसने जितने भी सिम्बल्स देखे हैं उसके बराबर। तो ये इक्वेशन है kth ऑर्डर मार्कोव मॉडल। इसका मतलब है कि हर सिम्बल अपने पीछे के kth सिम्बल पे डिपेंडेंट है, यानी हर सिम्बल की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके पहले जो के सिम्बल्स आपने अब तक देख चुके हैं उनको आपको यूज करना होगा, तब जाके आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी डिफाइन हो रही है ऑर्डर के टर्म में। अगर के की वैल्यू मान लीजिए 3 होती तो हर सिम्बल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको उस सिम्बल के पहले पीछे के 3 सिम्बल्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हर सिम्बल जो डिपेंडेंट है अपने प्रीवियस 3 सिम्बल्स पे डिपेंडेंट होगा। kth ऑर्डर है तो हर सिम्बल डिपेंडेंट होगा प्रीवियस के सिम्बल्स पे। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा ये ऑर्डर बढ़ता जाएगा ये आपकी जो एक्यूरेसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो इम्प्रूव होती जाएगी। और ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी पर्टिकुलर सिम्बल की, तो उसके पहले के जितने सिम्बल्स आपने देखे हैं ऑल द सिम्बल्स की जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो इसके बराबर होगी। यानी कि किसी सिम्बल की प्रोबेबिलिटी निकालना है और आप उसके पीछे के सिम्बल्स को यूज़ कर रहे हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, इट इज़ सेम एज कि आप उस सिम्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं उसके प्रीवियस के सारे जितने आपने सिम्बल देखे सबको वो सेम आती है। दिस इज व्हाट डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन ऑफ kth ऑर्डर। अब आप जैसे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये एक्सन है और एक्स एन माइनस वन है, यानी कि अगर आप एक्स एन एथ सिम्बल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको देखना होगा कि एक्स एन एथ माइनस वन पे कौन सा सिम्बल है, यानी हर सिम्बल अपने पीछे के एक सिम्बल पे डिपेंडेंट है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में हर सिम्बल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसके पीछे के 2 सिम्बल्स को हमें कंसिडर करना होगा, यानी कि हर सिम्बल की डिपेंडेंसी अपने प्रीवियस 2 सिम्बल्स पे जो है उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो इक्वल होगा आप देख सकते हैं उस सिम्बल की जो प्रोबेबिलिटी और उसके पहले के जितने सिम्बल्स आपने देखे थे सबके बराबर होती है। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट डिस्क्रीट टाइम मार्कोव। ठीक, तो नॉलेज ऑफ पास्ट के सिम्बल्स, यानी जो आपने पीछे पास्ट में जो के सिम्बल्स को जो सेल्फ इंफॉर्मेशन आपने गेन की है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इज इक्विवेलेंट क्या है टू द नॉलेज ऑफ द इंटायर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। दिस इज द नॉलेज ऑफ इंटायर पास्ट हिस्ट्री कि एक्शन के प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके पहले के जितने भी सिम्बल्स थे सबको आप कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ एक्शन निकालना है उसके पहले के सिर्फ के सिम्बल को के सिम्बल्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू द तो इससे जो नॉलेज मिलेगी वो इक्वल होगी विद दिस नॉलेज। ओके, तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। ठीक है,
अगर आप एक एग्जाम्पल की बात करें और एक इमेज को कंसीडर करें और हम ये मान लें कि इमेज में दो टाइप्स के ही कलरिंग यूज हो रही है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें हम एक इमेज है और उस इमेज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिर्फ दो तरह के पिक्सल्स हैं, दो तरह के कलर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ठीक है ना। अब अगर हमें ये पता है किसी एक पिक्सल का कलर हमें डिटरमाइन करना है, तो हम देखेंगे कि उसके पहले का पिक्सल का कलर क्या है अकॉर्डिंग टू मार्कोव मॉडल, क्योंकि हर एक पिक्सल का कलर उसके प्रीवियस पिक्सल के कलर्स पे डिपेंडेंट होगा। अब कितने पिक्सल्स आप प्रीवियस कंसीडर करेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ उसके पहले के एक पिक्सल कंसीडर करेंगे, अगर किसी पिक्सल अगर थर्ड ऑर्डर का मार्कोव मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हर पिक्सल की कलर को डिसाइड करने के लिए उसके पहले के 3 पिक्सल्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि ये दिस इज व्हाट कॉल्ड डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो अपीयरेंस ऑफ ए वाइट पिक्सल एज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन वेदर द करंट पिक्सल इज ब्लैक ऑन वाइट। ये नेक्स्ट पिक्सल आपका वाइट होगा कलर या ब्लैक होगा, डिपेंड करता है कि पहले के जो पिक्सल्स हैं वो या करंट पिक्सल है वो ब्लैक और वाइट में क्या है, तब आप नेक्स्ट पिक्सल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है कि वी कैन मॉडर्न द पिक्सल प्रोसेस है डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। नाउ यहाँ पे हम दो स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ऑटोमेटा में स्टेट्स होते हैं, वी आर डिफाइनिंग टू स्टेट्स एस डब्ल्यू एंड एस बी, ठीक है। एस डब्ल्यू करस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर द करंट पिक्सल इज वाइट पिक्सल, ठीक है। एस डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाइट और बी मीन्स ब्लैक। तो एस डब्ल्यू उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे पिक्सल का कलर वाइट है, और एस बी करस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर द करंट पिक्सल इज ए ब्लैक पिक्सल। ओके, तो वी आर डिफाइनिंग टू स्टेट्स। उसके बाद हम एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जैसे कि ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे कि एस डब्ल्यू से एस बी पे कब जाएंगे और एस बी से एस डब्ल्यू पे कब आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू आपका वाइट है और बी ब्लैक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन इस स्टेट पी एस डब्ल्यू और पी एस बी, और एस डब्ल्यू स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी पी एस डब्ल्यू है और एस बी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी पी एस बी है। और इंट्रॉपी जो कैलकुलेट करेंगे वो सिंपली तो फार्मूला यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप एज्यूम कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डब्ल्यू है, ठीक है, ये स्टेट करस्पॉन्डिंग टू वाइट पिक्सल, उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी 30/31 है और ब्लैक की 1/31 है, ठीक है ना। तो आपने 31 पिक्सल्स टोटल कंसीडर कर रहे हैं और उन 31 पिक्सल्स में आपने देखा कि जो 30 पिक्सल्स हैं उनका कलर वाइट है और एक पिक्सल ऐसा है जिसका कलर ब्लैक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा दिस वन, पी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि करंट पिक्सल नेक्स्ट पिक्सल जो आपका वाइट होगा, अगर प्रीवियस पिक्सल वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 है, ओके। अगर ठीक है ना, अगर करंट पिक्सल वाइट है तो नेक्स्ट पिक्सल क्या होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। अगर ठीक है करंट पिक्सल वाइट है और नेक्स्ट पिक्सल ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। करंट पिक्सल ब्लैक है और उसको यूज़ करके हम नेक्स्ट पिक्सल निकालना है, यानी नेक्स्ट पिक्सल जो है करंट पिक्सल यानी प्रीवियस पिक्सल पे डिपेंडेंट है ब्लैक ब्लैक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। और करंट पिक्सल अगर ब्लैक है तो नेक्स्ट पिक्सल वाइट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ करेंगे तो इंट्रॉपी आएगी 0.206 बिट्स, मगर अगर आप मार्कोव मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप निकालेंगे 0.107। ये एच एस बी है, ये एच एस डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो ये एच एस बी और एच एस डब्ल्यू और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डब्ल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बी, जब उसको यूज़ करेंगे एच एस डब्ल्यू निकाल दिया, एच एस बी निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी भी हमें मालूम है उस, और फिर इंट्रॉपी फार्मूले में जब इनको पुट करेंगे तो वी गेट 0.107 बिट्स। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप डिपेंडेंसी कंसीडर कर रहे हैं डेटा के बीच में, तो नंबर ऑफ बिट्स जो यूज़ करने होंगे टू रिप्रेजेंट ए पिक्सल वो आएगा 0.107 बिट्स। अगर आप डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप मान लें हर पिक्सल
इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अदर पिक्सल्स, तो एंट्रोपी आ रही है 0.206 बिट्स। तो आप देखेंगे कि अगर मार्कोव मॉडल्स के थ्रू अगर आप एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ बिट्स कम यूज होंगे टू कंप्रेस द इमेज एज कंपेयर टू अगर आप एंट्रोपी निकाल रहे हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो जहाँ पे हमें डेटा के बीच में डिपेंडेंसी को यूज करना होता है, ठीक है, फॉर इनकोडिंग, तो वी यूज मार्कोव मॉडल्स। और जहाँ पे हमें डेटा के बीच में कोई डिपेंडेंसी को यूज नहीं करना है या डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल। ओके, नाउ कंपोजिट सोर्स मॉडल। अब कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी एक मॉडल को यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको कंपोजिट सोर्स मॉडल मतलब एक से अधिक मॉडल्स, जो हमने पिछले 3 मॉडल्स देखे हैं, उनके कॉम्बिनेशन या सभी को यूज करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है, ठीक है। तो कंपोजिट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस S1 each with its own model M1 and a switch that select a source S1 with probability P1, ठीक है। तो ये कंपोजिट सोर्स है, मतलब कई सारे सोर्सेस से मिलकर बना है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सोर्स। अब हर सोर्स अलग अलग मॉडल को फॉलो कर रहा है। सपोज करिए कि S1 जो है फिजिकल मॉडल को फॉलो कर रहा है, सोर्स 2 जो है ये प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ कर रहा है, और सोर्स N जो है वो मार्कोव मॉडल यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट सोर्स मॉडल है गया, ठीक है, जहाँ पे एक से अधिक सोर्स हैं जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, और हर सोर्स का जो मॉडल है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नॉट ऑल सोर्सेस आर यूजिंग द सेम मॉडल, ठीक है ना। तो और हर एक सोर्स की प्रोबेबिलिटी Pi है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेटा जनरेट करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी वो कम डेटा जनरेट करेगा, और इन सोर्सेज के बीच में क्या होगा, स्विचिंग होगी। ओके, और हर मॉडल, अब सोर्स 1 की बात होगी तो इसकी जो एंट्रोपी निकालेंगे वो उस मॉडल के हिसाब से निकालेंगे। अगर ये प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज़ कर रहा है तो इसकी एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी मॉडल को यूज़ करके निकालेंगे, एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट द कंपोजिट सोर्स मॉडल, जहाँ पे जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका कोई एक सोर्स नहीं हो, हर कई सोर्सेज से मिल के बना है, और हर सोर्स हो सकता है कि डिफरेंट मॉडल को यूज़ कर रहा हो। ओके, नाउ आफ्टर मॉडल्स वी कम टू कोडिंग, ठीक है। आफ्टर वर्ड हमें करना क्या होता है, कंप्रेशन के लिए कोडिंग करनी होती है। मीन्स कोडिंग का मतलब है कि जो सिम्बल्स होते हैं उनको हमें असाइन करना होता है बाइनरी डिजिट्स, कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स हर सिंबल को यूज़ करने हैं फॉर डेटा कंप्रेशन पर्पस, ठीक है ना। तो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट सीक्वेंस क्या कहलाता है, कोड कहलाता है, ठीक है ना। और इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं कोड वर्ड्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई मैसेज है, उसमें 4 सिंबल्स यूज हो रहे हैं ABCD, यानी जो पूरा मैसेज जो है वो इन्हीं 4 अल्फ़ाबेट से लेकर बनाया जा रहा है ABCD, ठीक है ना। तो हमें इन चारों ही सिंबल्स को अलग अलग कोड वर्ड असाइन करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि A को असाइन किया 01, B को असाइन किया सिंपली 1, C को असाइन किया 100, और D को असाइन किया 101। तो ये इंडिविजुअल कोड जो होता है इसे कहते हैं कोड वर्ड्स, और इन कोड वर्ड्स का जो सेट होता है वो कहलाता है कोड, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट हम जानते हैं, कनेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉल्ड लेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लोअर केस लेटर्स, 26 अपर केस लेटर्स एंड वैरायटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। इन पंक्चुएशन मार्क्स को भी हम ट्रीट करते हैं एज लेटर्स। ओके, मीन्स अगर कॉमा है तो उसको हम लेटर यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, वो मेमोरी में क्या होता है, उस टेक्स्ट जो सिंबल होता है उसकी जगह पे उसका आस्की कोड यूज होता है स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। और आस्की कोड जैसे ए का है 10000011, कैपिटल ए का है 10000001, ठीक है ना। इट इज 65। कैपिटल ए का आस्की कोड कितना है, मान लीजिए 65 है, तो उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 7, यानी आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे हर सिंबल का जो आस्की कोड होगा, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो हैश हो, चाहे कोई डिजिट हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो, सबके लिए 7 बिट्स ही यूज होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आस्की कोड सेम नंबर ऑफ बिट्स यूज करता है टू रिप्रेजेंट ईच सिंबल, इस तरह कोड को कहते हैं हम फिक्स्ड लेंथ कोड। यहाँ पे जो कोड वर्ड असाइन कर रहे हैं फॉर एवरी सिंबल इज फिक्स, मतलब जो लेंथ है वो सबकी सेम है।
ASCII कोड में जो लेंथ है वो 7 है, यानी कि हर एक सिंबल के लिए जो इनकोडिंग हो रही है वो 7 बिट्स में हो रही है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करें टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सिंबल्स, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल लेंथ कोड। अगर हम हर सिंबल के लिए अलग अलग लेंथ की कोड को यूज़ कर रहे हैं, कोड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वेरिएबल लेंथ कोड। ओके, नाउ यूनिकली डिकोडेबल कोड्स। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम ऐसे कोड वर्ड्स असाइन करें सिंबल्स को जो यूनिकली डिकोडेबल हो, मीन्स जिनको जब डिकोड किया जाए तो उनको डिकोड करने में किसी तरह की एम्बिग्यूटी ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 लेटर्स हैं जिनको इनकोड करना है A1, A2, A3 एंड A4, और इनकी हमने प्रॉबिलिटी निकाल रखी है कि ये इनकी गिवन प्रॉबिलिटी है। अब यहाँ पे हमने 4 कोड डिफाइन किए हैं और देखते हैं कि इन कोड्स के साथ क्या ड्रॉबैक है और क्या एडवांटेज है। अगर कोड 1 को हम यूज़ करें तो हमने A1 को जो असाइन किया कोड वर्ड वो 0 है, A2 को 0 है, A3 का 1 है और A4 का 1 0 है। इस कोड के साथ दिक्कत क्या है कि इसमें एम्बिग्यूटी है। इसमें क्या हुआ है, एम्बिग्यूटी है, क्योंकि 2 कोडवर्ड्स ऐसे हैं, सॉरी 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनका कोडवर्ड सेम है। तो जब डिकोडर को 0 मिलेगा तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि दिस 0 इज़ फॉर लेटर A1 और फॉर लेटर A2। ओके, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो इस तरह के कोड वर्ड्स हमें असाइन नहीं करने हैं जिसके अंदर क्या हो, एम्बिग्यूटी हो। ठीक है ना, अब केस 2 को देखें तो यहाँ पे A1 को हमने 0, A2 को 1, A3 को 0 0 और A4 को 1 1 दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि डिकोडर को मिला 1 0 0। अब डिकोडर को फिर से डिकोड करके इन लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसको क्या मिला है, 1 0 0 बाइनरी में। तो जैसे ही उसको 1 मिला तो वो समझ गया ये A2 है। अब जैसे ही उसको 0 मिला तो A1 का 0 है और A3 भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि जो 0 उसे रिसीव हुआ है वो A1 है या A3 का स्टार्ट है। फिर उसने अगर अगला सिंबल 0 रीड किया तो यहाँ पे वो 2 कोड्स डिकोड कर देगा, 1 फॉर A2 और उसने 0 को अगर डिसाइड कर दिया कि दिस इज़ फॉर A1, तो 1 0 0 का मतलब हो गया A2, A1 एंड देन A1 एंड 3 लेटर्स आ जाएंगे, 1 0 0, 1 फॉर A2, 0 के लिए A1 और राइट मोस्ट 0 के लिए A1। अगर उसने 0 0 को A3 माना तो अब उसने जो डिकोड किया है वो है A2 फॉर 1 और 0 0 A3 यानी A2 A3। यानी फर्स्ट केस में उसने डिकोड किया A2 A1 A1, सेकेंड केस में उसने डिकोड किया A2 A3। तो 2 डिफरेंट कोड्स डिकोड हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई डेटा कंप्रेस हुआ है तो वो यूनिकली डिकोड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोडवर्ड्स हैं वो तो डिफरेंट हैं, कोडवर्ड्स तो डिफरेंट असाइन हो रहे हैं, मगर जब इसको डिकोड किया जाता है तो डिकोडर को क्या होता है, प्रॉब्लम हो रही है डिकोड करने में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स को डिकोड कर सकता है। ठीक है ना, तो ये भी इस तरह कोड वर्ड्स हम असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोड 3 की बात करें तो यहाँ पे हमने A1 को 0 किया है, A2 को 1 0 किया है, A3 को 1 1 0 किया है एंड A4 को 1 1 1 किया है। अब यहाँ पे आप जैसे अगर 0 मिलेगा तो वो समझ जाएगा A1 है, क्योंकि कोई भी कोड वर्ड 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे उसे 0 मिला वो समझ जाएगा ये A1 है। जैसे उसको 1 मिला तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि A2 A3 A4 में क्या है, तो वो नेक्स्ट सिंबल पर जाएगा। अगर नेक्स्ट सिंबल पर उसे 0 मिला तो समझ जाएगा ये A2 है, क्योंकि किसी भी कोड वर्ड में पहले 2 सिंबल्स 1 0 नहीं है। तो जैसे 1 के बाद उसे 0 मिला तो समझ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि A2 है। अगर सेकंड सिंबल 1 मिला तो समझ जाएगा कि A3 और A4 में से कोई एक हो सकता है, और नेक्स्ट सिंबल अगर 0 मिलेगा तो A3 समझ जाएगा और 1 मिलेगा तो A4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसे किसी तरह की ना इसमें एम्बिग्यूटी है और डिकोडिंग के दौरान उसे किसी तरह की दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो ये इस तरह के ये जो कोड वर्ड्स हैं ये वैलिड कोड वर्ड्स हैं। इनको अगर हम असाइन करें तो डिकोडर यूनिकली डिकोड कर देगा कोड को, हर सिंबल को यूनिकली डिकोड कर देगा। और ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कोड वर्ड्स हैं ये प्रीफिक्स कोड हैं, हमने इनको जो असाइन किया प्रीफिक्स कोड है। प्रीफिक्स कोड वो कोड होते हैं जिसमें एक लेटर का जो कोड होता है वो दूसरे लेटर के कोड का प्रीफिक्स नहीं होता है। मीन्स अगर A1 का 0 है
तो किसी और लेटर का कोडवर्ड 0 से स्टार्ट नहीं होगा। A2 अगर 10 है तो किसी और कोडवर्ड का कोड 10 से स्टार्ट नहीं होगा। इसे कोड कहते हैं प्रीफिक्स कोड्स। तो प्रीफिक्स कोड्स में जो होते हैं वो यूनिकली डिकोडेबल कोड्स होते हैं, ठीक है ना। और इनको कहते हैं इंस्टेंटेनियस कोड। इंस्टेंट कोड मतलब जैसे ही कोई उसे सिंबल लेटर मिलेगा तो वो डिसाइड कर सकता है ऑन द स्पॉट कि ये किसी लेटर को बिलोंग करता है या उसे भी आगे सिंबल्स को और चेक करना है। अगर कोड 4 को देखें तो देखेंगे कि यहाँ पे जो चारों सिंबल्स हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद किसी भी कोड वर्ड में फर्स्ट 0 के बाद दोबारा 0 यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो यूनिकली डिकोड कर देगा। उसको अगर 0 मिला, ठीक है ना, तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पाएगा A1 है कि नहीं, क्योंकि चारों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये A1 का 0 है कि A2 का 0 है, A3 का 0 है कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। पर उसे ये पता है कि हर कोडवर्ड 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी उसका पहला 0 मिल गया तो अगर उसको जब तक नेक्स्ट 0 नहीं मिलेगा तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि जो उसे सिम्बल्स मिले हैं वो एक्चुअली किस लेटर का कोडवर्ड है। जैसे उसे अगला 0 मिलेगा तो पहले 0 से लेकर अगले 0 तक जितने सिम्बल्स मिले हैं, डिजिट्स मिले हैं बाइनरी, उनको यूज करके देखेगा कि वो किससे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ भी यूनिकली डिकोड हो जा रहा है। बस दिक्कत क्या है कि उसे वेट करना पड़ा है नेक्स्ट 0 पे जाने का। जब तक उसे नेक्स्ट 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि 0 से ही कोड स्टार्ट हो रहा है किसी सिंबल का। तो एक 0 मिल गया, अब फिर वो नेक्स्ट 0 तक जाएगा। उसके पहले कि जितने सिंबल्स है उसको स्टोर करके रखेगा और चेक करेगा कि ये किसी लेटर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिक्योर नहीं है। तो कोड 3 एंड कोड 4 आर यूनिकली डिकोडेबल कोड्स। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी हम कोड वर्ड्स असाइन कर रहे हैं सिंबल्स को या लेटर्स को, वो यूनिकली डिकोड होने चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज कंप्रेशन करने के बाद आप डिकम्प्रेस करेंगे तो आपको डेटा लॉस हो जाएगा। नाउ प्रीफिक्स कोड्स आर यूनिकली डिकोडेबल कोड्स होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था। ए कोड इन विच नो कोड वर्ड इज ए प्रीफिक्स टू अनदर कोड वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स कोड। कोई भी कोड वर्ड है वो किसी दूसरे सिंबल का प्रीफिक्स नहीं है, ऐसे कोड को कहते हैं प्रीफिक्स कोड्स। जैसे हमने देखा था केस 3 के केस में था, ये सिंबल A1 का कोड है तो ये किसी दूसरे सिंबल का प्रीफिक्स नहीं है, मतलब इसका कोडवर्ड 0 है तो कोई भी दूसरा जो लेटर है उसका जो कोडवर्ड है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। A2 का 10 है तो कोई भी दूसरा कोडवर्ड ऐसा नहीं है जो जिसके स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 10 हों। तो इस तरह कोड जिसमें एक लेटर का कोडवर्ड दूसरे लेटर के किसी भी दूसरे लेटर कोडवर्ड का प्रीफिक्स नहीं होता है, ऐसे कोड को कहते हैं प्रीफिक्स कोडवर्ड्स। और ये जो कोड होते हैं ये यूनिकली डिकोडेबल कोड्स होते हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे हम असाइन करते हैं कोड, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक ट्री बना सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि चेक करना है कि कोड प्रीफिक्स कोड है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि उस कोड के करेस्पॉन्डिंग यू हैव टू मेक ए रूटेड बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री बनाना होता है जिसका एक रूट होगा, ठीक है। ड्रॉ ए ट्री दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल नोड दैट इज रूट नोड एंड हैज ए मैक्सिमम ऑफ 2 पॉसिबल ब्रांचेज एट ईच नोड। तो हर नोड के मैक्सिमम कितने ब्रांच होंगे? 2 होंगे, यानी 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। वन ऑफ दीज ब्रांचेस करस्पॉन्ड्स टू 1 एंड अदर करस्पॉन्ड्स टू 0। आपको किसी एक ब्रांच को 1 करना है, दूसरे ब्रांच को 0 करना है। तो इस केस में हमने लेफ्ट ब्रांच को 0 किया हुआ है और राइट ब्रांच को 1 किया हुआ है। तो अगर आप कोड 2 को देखें तो ये आपका रूट है A1, दिस इज A1, क्योंकि ये जो ब्रांच है 0 है। A2 का 1 है, दिस इज योर A2, ये 1 है। और फिर 0 है A3 का, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो दिस 0 तो रूट से अगर A3 तक आएंगे तो आपको जो स्ट्रिंग मिल रही है बाइनरी वो 0 और 0 मिल रही है, ओके। तो A3 का क्या हो गया? 0, A1 का 0, A2 का 1 और A4 का 1। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है चेक करने का तरीका, ठीक है ना। तो ये आप अगर कोड 3 की बात करें तो ये रूट है A1, ये A1 हो गया, दैट इज 0 इज देयर। फिर हम जाना है A2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये ब्रांच 1 है क्योंकि राइट चाइल्ड है, ये लेफ्ट साइड इसमें 0। तो रूट से यहाँ तक कैसे आएंगे? 1 एंड 0। इसी तरीके से अगर यहाँ आना है तो 1 1 0 और यहाँ आना है तो 1 1 1 0, ठीक है ना। तो हम जब प्रीफिक्स कोड
डिज़ाइन करते हैं तो उसको जो कोडवर्ड असाइन करने होते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये ट्री बनाते हैं, और इस ट्री को बनाने के बाद हम जो लेफ्ट ब्रांच है उसको 0 साइन कर देते हैं, राइट ब्रांच है 1 साइन कर देते हैं, और उससे बाद हमें उन लेटर्स का कोडवर्ड मालूम पड़ जाता है, और ये कोडवर्ड जो होते हैं वो प्रीफिक्स कोड्स होते हैं। ओके, तो इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी हैव सीन टुडे कि व्हाट इज वेरी ब्रीफ थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी, जहाँ पे हमने ये देखा कि सेल्फ इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको यूज करके कैसे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट वी सीन द वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स, जहाँ 4 मॉडल्स हमने देखे, फिजिकल मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, मार्कोव मॉडल्स एंड कंपोजिट सोर्स मॉडल्स। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन कोडिंग, क्योंकि हमें कंप्रेस करने के लिए सिम्बल्स को या लेटर्स को कोडवर्ड्स असाइन करने होते हैं, और उसके अंदर हमने देखा कि यूनिफाइड डिटेक्टेबल कोड्स और प्रीफिक्स कोड्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।